अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद महमूद, जिनसे हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछले दिनों ही अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे गुजरा है और बहुत सारी ये जो बीमारी है ये पीक पे है, तो हम लोग इसके बारे में उनसे आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है और लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ना सबसे पहला तो आपसे सवाल ये है कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के दिलों में ना इसने बहुत ज़्यादा डर पैदा किया हुआ है। पहले तो ये कितने अक़साम की है और किस वजूहात की वजह से ये जो है इतनी आम हुई बैठी है? सबसे पहले तो मोहम्मदा, मैं आपका और आपके चैनल का इस हवाले से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौके पे इस अहम मौजू का इंतखाब किया। आपने ख़ुद ही जैसे ज़िक्र किया कि इन्हीं दिनों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे गुजरा, तो दुनिया में हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और उसकी होल और सोल रीज़न एक ही वजह होती है कि इस बहुत बड़े मसले के बारे में जितनी भी अवामुन्नास को आगाही दी जा सके, उन तमाम बातों के हवाले से कि ये होती क्या है हेपेटाइटिस और ये फैलती कैसे है, और अगर ये फैलती है तो इसका पता कैसे लगाया जा सकता है, और पता लगाने के बाद इसका इलाज कैसे हो सकता है, और क्या ये काबिल इलाज है या नहीं है। यही मेन एक फ़ोकस होता है इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मनाने का। इस साल पाकिस्तान में भी बहुत सारी तकरीबात वर्ल्ड हेपेटाइटिस के अराउंड जो है वो मुनक़्क़द की गई हैं, और एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेरेमनी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में 29 जुलाई को जो है वो मुनक़्क़द की गई थी। और उसके अंदर भी एक वादा किया गया कौम के साथ, और कौम को बल्कि न सिर्फ वादा किया गया, एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोग्राम हेपेटाइटिस से लड़ने के लिए जो है वो लॉन्च किया। उसकी उस वक्त की उस दिन की अहमियत दो तरह से थी। एक तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मुनासबत से मनाया गया, दूसरा पाकिस्तान ने अपना एक हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उस तारीख़ में 29 जुलाई को, जो कि पूरे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की बड़ी बड़ी जो इस वक्त जो अक़साम हैं और उनके हवाले से वो लोगों को इलाज मुआवजा फ्राहम करना और उनको अवेयरनेस देना, उनके टेस्ट करना, सब कुछ उस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। तो अब आ जाते हैं इस तरफ की किस्में। हेपेटाइटिस जैसे कि इसके नाम से, अब तो ये इतनी इस पे बात अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हुई है, हमारे जैसे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और पब्लिक हेल्थ और प्रोग्राम जो है और आप लोगों ने मिल के इसके हवाले से आगाही के बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, और उनसे ये हुआ कि कम से कम लोग अब हेपेटाइटिस को ये जानने लग गए हैं कि ये जिगर की एक सोजिश या इन्फेक्शन का नाम है। और जिगर की ये इन्फेक्शन उर्फ़े आम में जब हम जानते हैं, ये 5 इसकी बड़ी सीधी सीधी, मैं हमेशा ही अल्फ़ाबेटिकली इसको बोलता हूँ कि ये 5 इसकी किस्में हैं, A, B, C, D एंड E। 5 किस्मों के वायरस हैं और 5 किस्म की ये बीमारी करते हैं। और इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मैं मोहम्मदा अपने लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमें फ़र्क करना है, जो आलूदा पानी या हमारी खुराक के ज़रिए फैलती हैं हेपेटाइटिस, उनको हम सादा यरकान या पीला यरकान कहते हैं। और आपको पता है आंखें पीली होती हैं और लोगों को वो एक तरह की भूख उनकी कम हो जाती है, पेट के दाएं हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में दर्द होने लग जाता है, उनको कै और उल्टियाँ आने लग जाती हैं, बुखार भी हो जाता है, और हत्ता कि उनके अपना तमाम सिक्रीशंस जो हैं वो सर से पाँव तक पीली ही पीली हो जाती हैं। वो होता है सादा यरकान, जिसे हम कहते हैं पीला यरकान। अच्छा, उसमें अच्छी बात यह है कि ये ए और ई जो वाटर बॉर्न है, जो आलूदा पानी के ज़रिए होते हैं, ये जो वायरस है ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है। इसकी अलामत तो ज़रूर होती हैं, पेशेंट को शुरू में तकलीफ़ भी बहुत होती है, लेकिन ये 10-15 रोज़ का अपना स्पैन आम नज़ला ज़ुकाम के फ्लू की तरह पूरा करके तो खुद ब खुद चला जाता है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने जो ये वाटर बॉर्न दोनों किस्मों का जिक्र किया, ए और ई का, तो ई जो है वो भी आलूदा पानी की वजह से होने वाला एक्यूट हेपेटाइटिस हम इसे कहते हैं, या सादा यरकान या पीला यरकान है। लेकिन ये बड़ी उम्र के लोगों को या हमला माओं को हो जाए तो उनके लिए ये बाज़ सूरतों में बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। हैविंग सेड दैट,
आलूदा पानी के ज़रिए फैलने वाली तो ये 2 किस्में हैं, और मैंने इसके बारे में बता भी दिया कि ये बड़ी अच्छी बात है कि सेल्फ लिमिटिंग है। आम नज़ला ज़ुकाम खांसी की तरह जैसे आती है वैसे ये भी उसी तरह से चला जाता है ये वायरस, और बंदा उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे उसको कभी ये हेपेटाइटिस हुआ ही ना हो। लेकिन अभी जो है हेपेटाइटिस ई, जिसका अभी मैंने जिक्र किया वाटरबॉर्न, उसकी एक वैक्सीन भी मार्केट में आ गई है, और इसका बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल वो चाइना में बहुत कॉमन है, और हमारे यहाँ भी अब आ गई है। और कुछ लोग अपना टेस्ट करवाने के बाद हेपेटाइटिस ई की है तो ये वाटरबॉर्न, और ये जिसका है उससे उसके पखाने के ज़रिए वायरस ने निकलना है, अगले किसी की खुराक में पानी में शामिल होना है और उसको आगे लग जाए। और इसका हम कहते हैं कि जिसकी कोविड ने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की थी कि हमने डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने हाथों को धोने का भी एक रिवाज दिया था ना, हाइजीन करवा। तो ये तो वही पुराने हिफ्ज़ाने सेहत के असूल जो हम शुरू से अपने स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, हमें भी बताया गया कि जी आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोने हैं, और तमाम हाथ धोने की अपनी हाइजीन की प्रैक्टिस को, एक सिंपल हाथ धोने की प्रैक्टिस और साफ पानी को रवाज दे के अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वाली दोनों किस्मों से जो वाटरबॉर्न है, आलूदा पानी या आलूदा खराब के ज़रिए फैलती हैं ए और ई, उनसे तो आराम से हम अपनी प्रिवेंशन कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हमें किसी बहुत बड़े लंबे चौड़े इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब आ जाते हैं दरमियान वाली तीनों किस्में, बी, सी और डी। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है, और बहुत सारे लोग अभी तक 80% हमारी स्टडीज़ बताती हैं कि लोगों को इसके बारे में ये पता नहीं है कि ये आलूदा पानी के ज़रिए नहीं फैलती। ये किस तरह फैलती है कि ये एक जिस बंदे को ये वाले वायरस मौजूद हैं उसके ब्लड से कोई चीज़ मुंतकिल हो जाए एक सेहतमंद इंसान के ब्लड में, इसको ब्लड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं हम। कैसे कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ इंजेक्शन लगवाने की, और यहाँ किस वजह से ज़रिए से ये ब्लड एक इंसान का दूसरे इंसान के ब्लड में मिक्स हो जा सकता है, ये वायरस वहाँ मुंतकिल कैसे हो सकता है? इंजेक्शंस के, अनसेफ इंजेक्शंस के ज़रिए, अनसेफ इंतकाल खून के ज़रिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंकों और उनकी आजकल जिस तरह की सूरत हाल है उसको अगर वो उस चीज़ को तवज्जो से ना देखें और अनसेफ ब्लड की किसी को आगे मुंतकिली हो जाए तो समझो उसको ये मुंतकिल हो गया। इसके अलावा ये जो हमारे हेयर ड्रेसर्स, बार्बर्स, सैलून्स, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेल्स है रेज़र, जिससे शेविंग रेज़र जो है ये हो गया। इसी तरह मैनिक्योर पेडिक्योर में इस्तेमाल होने वाली नीडल्स, और आजकल तो आपको पता है ब्यूटीफाइंग गैजेट्स का भी आपको पता है कि दौरदारा है, और उसमें भी ये नीडल प्रिक तो हो रहा है ना। और इस तरह से ये चीज़ जो है टैटूइंग और अनसेफ पियर्सिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज़ जो ख़वातीन के नाकन छेदने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन तमाम ज़रियों से ये एक इन्फेक्शन जो है बी या सी या डी की एक के खून से दूसरे के खून में मुंतकिल हो सकती है। तो इससे मैसेज बड़ा वाज़े आया कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर हेल्दी प्रैक्टिसेस को रवाज दे लेंगे तो देखें, आज साइंस ये कहती है कि 95% जो इंजेक्शंस लोगों को लगते हैं दे आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। वो लोग अपने इलाज के लिए टीके लगवाते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन प्रैक्टिस अननेसेसरी इंजेक्शन प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आती है, और 95% इंजेक्शन जो हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि वो लगवाए जाए, उसके बगैर इलाज लोग लगवाते हैं। और इसकी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एपिडेमिक्स हो चुकी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा डायलमा हो चुका है। आपको ताज़ा तरीन रत्तो डेरो आपको याद होगा, सिंध का इलाका है, वहाँ पे हज़ारों बच्चे HIV एड्स का शिकार हो गए थे कि सिर्फ एक क्या था, एक क्वैक या समबॉडी हु वाज डूइंग अनक्वालिफाइड प्रैक्टिस, वो एक ही नीडल से, ड्रिप से, सुई से उन सबको वो अपनी इलाज फराहम कर रहा था, जो भी उसका तरीकाकार था। तो वो उसने इलाज तो जो किया सो किया, लेकिन उसने ये डेडली डिजीज़ सबको मुंतकिल कर दी। और इसी तरह दैट इज़ द केस विद हेपेटाइटिस एज वेल। ये जो B, C और D है, इनके साथ भी ये तो हुई इसके फैलने के ज़राए जो हैं। और एक यहाँ पे मैं एक और बहुत बड़ा ज़रिया
वो ख़वातीन के हवाले से बहुत आम है। ख़वातीन के हवाले से अगर मैं जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी होगी आपको। मैं पिछले प्रोग्राम में भी पहले भी मैं ये अर्ज़ करता हूं कि एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रख सकती है। सेहतमंद माँ के लिए हेपेटाइटिस फ्री होना इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी के हवाले से। हेपेटाइटिस बी जो है, जैसे मैंने बी, सी और डी की बात की, वो इसलिए उस पर तवज्जो देनी बड़ी ज़रूरी है कि ये हमारे यहाँ अगर हमारी आबादी में इसका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ स्प्रेड जो है वो माँ से बच्चे को मुंतकिली है, माँ से बच्चे में मुंतकिली है इस बीमारी की। इसका मतलब माँ में अगर बीमारी है तो वही आगे आने वाले बच्चे में चली जाएगी। क्या ज़रूरी है फिर उस माँ पे तवज्जो दी जानी इंतहाई ज़रूरी, उस माँ का ख्याल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो हम तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स, हमारा तमाम हेपेटाइटिस का जितना भी लिटरेचर, हम सारे लोग, दुनिया सारी इस बात पे जोर देती है कि द मोमेंट सम लेडी गेट्स प्रेग्नेंट शी मस्ट गेट हर हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग टेस्ट डन। इफ शी इज डायग्नोज्ड बाय अ डॉक्टर दैट शी इज हैविंग हेपेटाइटिस बी, तो डॉक्टर को कुछ भी सोचे बगैर उसको इलाज पे डाल देना चाहिए, सो दैट उस टाइम तक जब उस नई जान ने दुनिया में आना है वो उस वायरस उसका जो है उसको वो दवाइयाँ इस कदर बेजान कर चुकी हों, इस कदर उसको मार चुकी हों कि वो आगे बच्चे में जाने के काबिल ही ना रहे। एक तो ये बात है। दूसरी, इसी तवज्जो से मैं जो बात करना चाहूँगा, और मैंने पिछली दफ़ा भी दरख्वास्त की थी लोगों से, आपके तवज्जो से अब दोबारा मेरी यही इल्तिजा और दरख्वास्त होगी कि हर पैदा होने वाले बच्चे को, वो किसी का भी बच्चा हो, वो किसी दरिया के किनारे पैदा हो, वो किसी पहाड़ की चोटी पे पैदा हो, वो किसी रेगिस्तान में पैदा हो, वो किसी हॉस्पिटल में पैदा हो, वो किसी बड़े VIP सेटअप में पैदा हो, उसको फौरी तौर पे अपनी पैदाइश के 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी की हिफाजती वैक्सीन लग जानी चाहिए। मेरे दो पैगाम हैं, माँ का फौरी टेस्ट करवाएं और इलाज करवाएं, बच्चे को पैदा होते के साथ ही उसकी हेपेटाइटिस बी से बचाव की वैक्सीन लगाएं जो कि बर्थ डोज कहलाती है। हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज को हमें इतना रवाज देना चाहिए कि हर माँ पैदा होने से पहले बच्चे के बारे में हर किसी को बता रही हो कि मेरे बच्चे को हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज लगा देना खुदा के लिए। ठीक है ना? ठीक है। तो ये बात होगी। दूसरी ये बात है कि हेपेटाइटिस बी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ये इसकी अगर बच्चे को वैक्सीन लगा के हम उसको बचा सकते हैं माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी की ट्रांसफ़र को, तो अडल्ट्स को भी तो ये वैक्सीन हम 3 शॉट्स लगा के उनको भी तो हेपेटाइटिस बी से ज़िंदगी भर के लिए महफूज कर सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन इसका पता नहीं चलेगा। इधर ही एक बहुत अहम सवाल है कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं लोगों में पाए जाते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस का शिकार हो रहा है? बहुत सही मौके पे हमारी गुफ्तगू का जो तसलसल था उसमें आपने ये इंटरवीन किया, और मैं भी चाहता था कि हम इसी तरफ इस बात को लेके चलें। देखें, हेपेटाइटिस ए और ई का पीला यरकान बोल बोल के बता रहा है, मैंने उसकी अलामत आपके सामने अर्ज कर दी और लोगों तक पहुंच गई होगी हमारी बात। लेकिन बी, सी और डी, इसमें ख़ास तौर पे बी और सी, इनको साइलेंट किलर्स कहा जाता है। साइलेंट किलर्स कहा जाता है। इट टेक्स 30 years टू किल अ पर्सन फॉर दिस बी एंड सी। यानी आप समझ लें, बी और सी किसी को लगा 20 साल तो उसको उसके साथ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे मतलब बी और सी है कि नहीं है। ठीक है, और ये यंग एज में लग जाता है आमतौर पे। जो वजूहा लगने के वजूहात है फैलने की वो हम जिक्र कर चुके हैं, और ज़्यादा एक्सपोजर इन चीज़ों में यंग एज में होता ही होता है। और वो जो लग गया है 20 साल, तो अगर उसने, ये साइलेंट किलर है, ये खामोशी से बैठा है अंदर वायरस इसका, और किसको खा रहा है? लिवर को खा रहा है, जिगर को खा रहा है, खाता जा रहा है। और जब 20 साल के बाद उस वक्त इसकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, जो वो अलामतें एक्चुअली इस हेपेटाइटिस की नहीं होती, वो इसकी वजह से हो जाने वाले नुकसान की अलामतें होती, उन पेचीदगियों की अलामत होती, उन कॉम्प्लिकेशंस की अलामत होती। और वो होता है, मुझे कहने दीजिए कि सबसे बड़ा इस वक्त सबब जिगर के कैंसर का, जिगर के फेल होने का, पेट में पानी भर जाने का, जिसको सिरोसिस हम कहते हैं, और जिगर सुकड़ जाता है, काम करने के काबिल नहीं रहता, ये फैक्ट्री बंद हो जाती है। और वो इसके कैंसर की बड़ी वजूहत ये बी, सी और डी ही हैं, ये ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस। और आज हम अगर बैठे हैं और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका फोकस भी यही था। इस साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से अवेयरनेस का जो एक थीम था
जो एक स्लोगन था वो ये था कि इट्स टाइम फॉर एक्शन, कि भी हम सब ने मिलके, दुनिया ने मिलके, प्रोफेशनल्स ने मिलके, डॉक्टर्स ने मिलके, अवेयरनेस देने वालों ने मिलके, हम मीडिया पर्सनल ने मिलके, हुकूमतों ने मिलके, खाली खुली जमा खर्च तो बहुत कर लिया, बातें तो बहुत कर ली, बट इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। आज भी हम जागेंगे नहीं और इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये वक्त जो है हमारे हाथ में नहीं आएगा। और मैंने जैसे कहा कि इसकी अलामतें नहीं होती, ये तीनों साइलेंट किलर होते हैं और मरीज को उसको उस वक्त पता चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है, जब वो कैंसर का मरीज बन चुका होता है जिगर के, या उसका जिगर फेल हो चुका होता है। और उस वक्त बंदा पता है हम उसका क्या कर सकते हैं, उस वक्त स्वाय जिगर की पैबंदकारी के हमारे पास कोई लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये एंड स्टेज लिवर डिजीज कहलाती है और इस पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। और ज़रा सोचें तो लिवर ट्रांसप्लांट की बात ही तो करें। आज हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं तो हम बड़ी सहूलत से बात कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की बात तो करें। कौन करवाएगा, कितने लोग करवाएंगे और कितनों का हो सकेगा। और ये मिलियंस का एक्सपेंडिचर कोई उनको फ्री दे सकेगा? आज चंद हज़ार की एफर्ट करके कि मैं अपनी, अच्छा पता कैसे लगेगा? अब बात हो रही ना, अलामतें तो है नहीं, साइलेंट किलर है, तो करना क्या चाहिए? हर बंदे को फौरी तौर पे अपना बी और सी का स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि बहुत इजी टेस्ट है, इजी टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है। एक प्रिक लगाना है, स्टिक सामने रखनी है, स्टिक पे मैंने ब्लड का ड्रॉप लगाना है, मैंने उसी वक्त आपके सामने उसका आपको नतीजा बता देना कि यू आर हैविंग दिस वायरस इन योर बॉडी और नॉट। और फिर उसको, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद अगला मरहला उसका एक अहम टेस्ट है जिसको पीसीआर टेस्ट कहते हैं। और पीसीआर टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रही है। जितना पीसीआर टेस्ट हुकूमत पंजाब के हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से हुआ है या हो रहा है वो उतना कहीं और नहीं हुआ, लेकिन वो पीसीआर टेस्ट हमारी कंफर्म करके देता है कि आपको अब इलाज की ज़रूरत है या नहीं। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा कि हेपेटाइटिस बी इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि माँ से बच्चे को जाता है और फिर अगर ये हो जाए तो हम इसका तो फिर ज़िंदगी भर का इलाज है। यानी अगर हेपेटाइटिस बी का कोई शिकार हो जाता है, और आज हमारे यहाँ इस बात को एक लैंडमार्क तस्वर किया जाता है कि हमारे 5 साल से कम उम्र कितनी पॉपुलेशन है जो इस वक्त हेपेटाइटिस बी के साथ मौजूद है, वो हमें एक बेसलाइन देती है कि आप उसको सामने रख के आप तयन करें कि आपके कितने लोगों को आइंदा आने वाले वक्तों में जिंदगी भर के लिए हेपेटाइटिस बी की दवाइयां खानी पड़ेंगी, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं। जिंदगी भर हेपेटाइटिस बी की दवाई खानी पड़ेगी। तो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अब आते हैं ना, अब आता ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। मैंने कहा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन यही है कि फौरन वैक्सीन लगवा ली जाए। वैक्सीन लगवा, अब क्या कोविड के हालात में फीयरफुलनेस, डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन्स, दुनिया बंद, कारोबार, हर चीज़ बंद, लेकिन मतलब हमारे रेस्क्यू के लिए फिर कौन सी चीज़ आई थी? वैक्सीन आई थी ना। सबने वैक्सीन लगवा ली, तो आज हम बगैर मास्क के बैठे भी बात कर रहे हैं और डिस्टेंसिंग का भी वो उतना हमारे यहाँ ऊपर वो जोर नहीं है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि वैक्सीन इज़ द आंसर। बी का मुझसे अगर कोई कहे कि जी इसका इलाज नहीं, तो मैं कहूँगा जी है। क्या है कि जी इसको रोको। कैसे रोको? वैक्सीन लगवा के। और वैक्सीन लगवा के रोको। उसका क्या है, मैं हर प्रोग्राम में एक छोटी 3 लफ्ज़ों की एक बात करता हूँ। तो हर बंदे को क्या करना चाहिए? गेट टेस्टेड, टेस्ट करवा के देख लो कि आपको है कि नहीं। अगर बी है, बी तो फिर उसका इलाज हो जाएगा, सी है तो उसका इलाज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर नहीं है बी तो गेट वैक्सीनेटेड, फिर फौरन वैक्सीन के 3 शॉट लगवा लो। 0, 1 और 6 का उसका शेड्यूल है कि एक टीका आज लगवा लो, आज से 1 महीने बाद दूसरा लगवा लो, आज से 6 महीने बाद तीसरा लगवा लो। तीनों लगवाओ, 3 शॉट्स लो और ज़िंदगी भर के लिए हेपेटाइटिस बी को भूल जाओ। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। तो बी बहुत डेडली है, बहुत ख़तरनाक है, ज़िंदगी भर इलाज करना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव अ साई ऑफ रिलीफ। क्या है? हमारे पास इसकी वैक्सीन है। हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं, अपनी नस्ल को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी दरखास्त की कि उसको 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर बर्थ डोज। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस अब यही हम क्या कर रहे हैं। अब आप और मैं जो ये कर रहे हैं, अगर कोई बातें हमारी सुन रहे हैं, 10 लोग भी सुनते हैं, वो एक से दूसरे तक ये बात पहुँचाएंगे। और यही हमारा काम है, हम इसको करते रहेंगे। हम इस अपने इस मकसद के लिए हम अपना ये सबक दोहराते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। हमारी आवाज़ अवामुन नास तक
पहुंचती रहे थे और मुझे कहने दीजिए, आज से 5 साल पहले मोहम्मदा, अगर मतलब अवेयरनेस का जो आलम था, आज वो नहीं। आज लोग इसके बारे में ज़्यादा आगाह हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सोशल मीडिया ने भी और बाकी कुछ सर्विसेज ने भी, ठीक है ना, वो लोगों को इस तरफ राग़िब किया है कि अपना आप। अच्छा, अब आपकी बात की तरफ में आऊँ। बी की बात तो मैंने ये कर ली, लेकिन बी के साथ साथ जो सी जो है, सी की कोई वैक्सीन नहीं है। उसके लिए किसी वैक्सीन या हिफाजती टीके से हम इसको किसी को बचा नहीं सकते। लेकिन उसमें हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि उसका 3 महीने का एक कामयाब और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है। तो जल्द अज जल्द अगर कोई अपनी स्क्रीनिंग करवा के, पीसीआर करवा के अपने आप को कन्फर्म करवा लेता है, डॉक्टर के पास इलाज के लिए चला जाता है और उसको ये मुफ्त इलाज जो मुहैया किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो उस तक पहुंच जाता है और 3 महीने का वो इलाज अगर करवा लेता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ही एक आराम से और एक इसको बड़े ही एक एतमाद के साथ ये बात कह सकते हैं कि 95% से ज़्यादा लोग मुकम्मल तौर पे हेपेटाइटिस सी से सेहतयाब हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी खतरनाक वाला है, हो जाए तो ज़िंदगी भर की दवाई है, लेकिन उसके साथ साथ किसी की वैक्सीन है, बचा जा सकता है। सी से बचने के लिए ये अनहेल्दी प्रैक्टिस से बचना ज़रूरी है, और अगर हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टेस्ट करवाएं, कन्फर्म करवाएं, फौरी तौर पे इलाज करवाएं। 3 महीने का इलाज करवाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आपको कभी किसी मरीज़ को सी का हुआ ही ना हो। अब आ जाते हैं बी सी के साथ एक मैंने डी का जिक्र किया, उसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। और डेल्टा हेपेटाइटिस मोहम्मदा होती नहीं है जब तक बीटा हेपेटाइटिस यानी कि बी हेपेटाइटिस ना हो। Interconnected. Yes, they are interconnected. B serves as the vehicle for the delta virus of hepatitis. अगर B है तो ये डेल्टा को अट्रैक्ट कर लेगा। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी बेल्ट्स ऐसी हैं जहाँ बी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ लोगों को कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, और वहाँ हमारे पास डेल्टा के केसेस भी आ रहे हैं। लेकिन अगर बी के साथ डेल्टा हो जाए तो ये और ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार। डेल्टा क्योरेबल है या नहीं? डेल्टा इज़ क्योरेबल, but it has a very costly sort of treatment. फिर इसका ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस सी की तरह वो, अच्छा, हेपेटाइटिस सी का 3 महीने का इलाज है, 2 गोलियां खानी है पेशेंट ने, 2 टैबलेट्स, आजकल तो सिंगल में भी आ गई है मेडिसिन दुनिया में, 3 महीने के लिए, और वो 3 महीने के बाद बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे सी उसको कभी हुआ। डी का क्या है? डी का ट्रीटमेंट इज़ नॉट विद टैबलेट्स सो फार। अभी तक उसकी दवाइयाँ उसमें, अभी तक उसके लिए फिर हमें साल भर के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, और उन इंजेक्शंस का अरेंजमेंट अपने तौर पे करना पड़ता है पेशेंट को। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अब आप देखें ना, फिर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप खुद ही उस बात की तरफ आई हैं कि हम उस वक्त उस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर को या फायर ब्रिगेड को क्यों बुलाएं जब वो बिल्कुल सब कुछ जला के राख कर चुके। हम सुलगती चिंगारी ही को क्यों ना पकड़ लें, और वो है हेपेटाइटिस बी को ना होने देना। डी तक पहुंचने की नौबत ना आने दी जाए, क्या किया जाए? बी ना होने दिया जाए। तो बी ना होने देना है तो क्या किया जाए? माँ को प्रेगनेंसी के अंदर टेस्ट करके इलाज दे देना चाहिए, बच्चे में मुंतकिल होने से रोक देना चाहिए। बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी बर्थ डोज लगा देनी चाहिए, और सारे एडल्ट्स को जितने भी बैठे हैं उनको फौरी तौर पर आपका टेस्ट, अपना टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए कि अगर बी नहीं है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वैक्सीन लगवा के ज़िंदगी भर के लिए इस खौफनाक बी और साथ ही साथ डी से भी अपने आप को बचा लें। दिस इज एक्चुअली the main message which we both have to convey to the masses, to the people. ये हमारा इस प्रोग्राम का यही कामयाबी इसकी होनी चाहिए कि हम ये पैगाम अपना लोगों तक उसी तरह बदरजा अतम और आसन तरीके से पहुंचा सकें जैसे कि इसकी रूह है, जैसे कि इसको जाना चाहिए। बाकी देखें, अगली बात भी मैं कर दूं, वो ये है, हम पाकिस्तान में बैठ के आज अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें ये करनी चाहिए। मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। पाकिस्तान को WHO ने रैंक किया है कि पाकिस्तान इज फेसिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर हेपेटाइटिस। क्यों रैंक किया है? इसलिए कि दुनिया में हम हेपेटाइटिस के हवाले से मोहम्मदा दूसरे नंबर पे थे। आज से 5 साल पहले हम दूसरे नंबर पे थे। पहले नंबर पे ये बीमारी कहाँ पाई जाती थी? इजिप्ट में, मिस्र में पाई जाती थी। मिस्र वालों ने एक बहुत बड़ा
नेशनल लेवल का, कौमी सतह का, गली गली मोहल्ले तक जाके लोगों के साथ इसका एक प्रोग्राम लॉन्च किया और आज उन्होंने दुनिया से ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि इजिप्ट इज हेपेटाइटिस फ्री। अब ये पाकिस्तान में भी होना जरूरी है। अब आ गई बात वही, अब वो जब था पहले नंबर पे तो हम थे दूसरे नंबर पे, आज हम दुनिया में हेपेटाइटिस का हार्बर कर रहे हैं, बोझ पहले नंबर वाला। क्या कि डिजीज का बर्डन भी हमारे यहाँ ज्यादा है, डिजीज का नंबर भी हमारे यहाँ ज्यादा है, ठीक है, दोनों चीजें हमारे यहाँ ज्यादा है। आज पंजाब में देखें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर 10वां बंदा हेपेटाइटिस सी का शिकार है और इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी हर दूसरे तीसरे बंदे को लगी हुई है। इससे मतलब इस तरह से अगर हम देखें, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए जो मिस्र ने कर दिखाया। अगर मिस्र ने अपने ज़राए, अपने वसाइल, अपने तरीके से, तो हम उससे सीख के अपने होम ग्रोन स्ट्रेटजीज को लेके अपने लोगों को सामने रख के हम वो इक़दामात करें जिससे हम भी अपने हर बंदे तक पहुँचें और लीविंग नो वन बिहाइंड, रीचिंग एवरीबॉडी आउट देयर फॉर स्क्रीनिंग। आज अगर मैं बताऊं तो सालाना हमें पंजाब में 1 करोड़ बंदे की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। 1 करोड़, इट बिकम्स 10 मिलियन। उसमें से 1 करोड़ बंदे में से अबाउट 1 मिलियन वो लोग निकलेंगे जो स्क्रीन पॉजिटिव होंगे और उनके हमें PCR करने पड़ेंगे सालाना। तकरीबन हमें 10 लाख लोगों के सालाना PCR करने पड़ेंगे और उन 10 लाख लोगों को जब हम कन्फर्म करने की तरफ जाएंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख लोग सालाना वो निकल के आएंगे हेपेटाइटिस सी के, जिनको इलाज की डायग्नोज होने के बाद जिनको 3 महीने के इलाज की जरूरत होगी। तो इसका मतलब है दैट ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। उन सब तक पहुंचना होगा, उन सबको। और बहुत बड़ा इसमें मसला यह है कि 80% लोगों को हेपेटाइटिस का पता ही नहीं है। इसीलिए यहीं पे हमने जब इतनी सारी बातें की हैं, आई वांट कि आप लोगों को एड्रेस करके ये मैसेज दें, कन्वे करें। देखें, लोगों के लिए लंबी बात करना मेरा मकसद नहीं है, लोगों के लिए मेरी मुख्तसर बात है। मैंने पहले भी कहा, लोगों के लिए मेरा 3 लफ्जी पैगाम है। गेट टेस्टेड, गेट वैक्सीनेटेड, गेट ट्रीटेड। कि अपना टेस्ट करवाओ फौरन, आपको नहीं पता आपको बी और सी है कि नहीं, आप पता लगाओ। अगर है, बी नहीं है तो वैक्सीन लगवाओ, अगर है तो इलाज पे चले जाओ। इसके अलावा मैं अवामुन्नास को इस वक्त मुख्तसर लफ्ज़ों में कोई पैगाम, लेकिन साथ जो मैंने बात की, हर वो ज़रिया जिससे खून किसी का अनहेल्दी खून दूसरे सेहतमंद बंदे तक पहुंचना है, उससे बच जाओ। आप अपने बार्बर्स के पास जाते हो तो हिफाजत का बंदोबस्त करो, अपनी किट लेके जाओ, अपना वो डिस्पोजेबल चीज़ों की तरफ जाओ, अननेसेसरी इंजेक्शन ना लगवाओ। इंतकाल खून के वक्त ये यकीनी बनाओ कि जो खून आपको लग रहा है वो हर तरह से टेस्टेड महफूज खून लग रहा है। और इसी तरह अगर कोई प्रोसीजर करवाने जाते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो, कोई और काम करवाना जाते हो, या बच्चों को बार बार थैलासेमिया वाले बाकी लोगों को खून लगता है, वहाँ इन चीज़ों का बंदोबस्त करना इंतहाई ज़रूरी है। और यही पब्लिक के बचाव की बड़ी एक सूरत हो सकती है। और दूसरी सूरत क्या है, मैंने पहले कहा, हामला माँ हो जाए, अपना टेस्ट बी का फ़ौरन करवाए, बी के इलाज पे चली जाए, बच्चे तक मुंतकिल ना होने दे। बच्चा पैदा हो जाए तो उसको 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर बर्थ रोज लगवाओ। और सारे एडल्ट्स, तमाम बड़े लोग अपना टेस्ट करवा के हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा के अपने आप को महफूज बनवा लें। यही इसका एक मेन थीम और अवेयरनेस का पैगाम हो जाए। और नहीं पता किसी को तो ये खामोश बीमारी है, पता लगाने के लिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई जादू, कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो आपको सामने ला के पिक्चर दिखा देगी कि आपको बी और सी या डी है कि नहीं। ये मेरी बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने इस बारे में बात की, हम लोगों तक इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस पहुंचा पाए। सो आई होप कि आज हमारी जितनी भी डिस्कशन थी आप उससे समझ पाए हों कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कितना ज़रूरी है, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गेट योर सेल्फ टेस्टेड, स्क्रीनिंग टाइम पे करवाएं और जितना आप इस बारे में बात कर सकते हैं करें। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा। सी यू नेक्स्ट टाइम।